स्टार्ट करते हैं। कल तक की वीडियो में हमने 454 हीमेटोलॉजी के एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 455 से। साथ ही जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन बार 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें 500 एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं, जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हीमेटोलॉजी के रहने वाले हैं। ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछते हैं। एग्जाम आपका ग्रुप 5, DSSB, RRB, रेलवे का हो या फिर NHM का हो। तो देखिए ऐसे एमसीक्यूज हैं। इसके पहले हमने जो प्रॉपर क्लासेस लिया है हीमेटोलॉजी का, उसके बाद 500 एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनरेगुलर साइज है आपकी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रायंगुलर है ना, रेड सेल आर कार्ड, मतलब ऐसा रेड सेल्स आपके पास है लाल रक्त कोशिका जिसकी आकृति है इनरेगुलर, मतलब कि जो नॉर्मल आकृति होती है वो आकृति आपकी आरबीसी की नहीं है, इनरेगुलर है ना। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब सिकुड़ी हुई है। ट्रायंगुलर है मतलब 3 कोण वाली है। तो ऐसी आरबीसी आपके पास है तो उसको क्या कहेंगे? अनियमित सिकुड़ी हुई त्रिकोणीय आकृति वाली आरबीसी को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जामों में आते हैं, DSSB के एग्जामों में आते हैं या फिर NHM के एग्जाम में आते हैं। कोशिकाओं को एक नाम दिया गया है, वो है इलिप्टोसाइट। कौन सी? इलिप्टोसाइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको इंपॉर्टेंट देखने हैं जो कि हमारे एग्जामों में आते हैं, तो नोट करिएगा इलिप्टोसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि रेड सेल ओवल इन शेप इज कॉल्ड, मतलब हमने आपको बताया आरबीसी की आकृति इनरेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, साथ में ट्रायंगुलर है और ओवल शेप की है। तो ऐसे को भी क्या कहेंगे? इलिप्टोसाइट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कंडीशन व्हेन रेड सेल्स डिस्ट्रॉय इन एक्यूट एंड देन द ब्रोकन डाउन ऑफ द सर्कुलेशन देन द कंडीशन इज कॉल्ड। सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहा है, वह स्थिति बताना है लाल रक्त कोशिकाओं की जो नष्ट हो जाती है तीव्रता से और परिसंचरण में टूट जाती है, वह स्थिति क्या कहलाएगी? मतलब जो आपकी आरबीसी है वो आपके वेसल्स से फ्लो हो रही है और वेसल्स से फ्लो होने के साथ वेसल्स में ही आपकी टूट जा रही है, डिस्ट्रॉय हो जा रही है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो आप सभी को मालूम है जब आरबीसी हमारी वेस में टूट जाती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का अर्थ तो आपको मालूम होगा। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का टूटना, और इंट्रावेस्कुलर मतलब हमारे नसों में, वेनों में इसका जो टूटना, इनको क्या बोलेंगे? इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है इन विच एनीमिया ऑस्मोटिक फैसिलिटी इज इंक्रीज। अब ऑस्मोटिक फैसिलिटी जिनको नहीं मालूम तो हमारी वीडियो को जाके देखिए कि ऑस्मोटिक फैसिलिटी के बारे में हमने पढ़ाया था, है ना। तो ऑस्मोटिक फैसिलिटी टेस्ट करने के लिए हमको हेपेरिन वाला एंटीकोगुलेंट ट्यूब की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार के एनीमिया में ऑस्मोटिक फैसिलिटी की जो रेंज है, मतलब उसकी नॉर्मल रेंज से वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होता है वो होता है हीमोलाइटिक एनीमिया में ऑस्मोटिक फैसिलिटी की जो है नॉर्मल रेंज से जो अप हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। कौन से एनीमिया में? हीमोलाइटिक एनीमिया में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनीमिया। अब यहाँ बता रहे निम्नलिखित में से एनीमिया की श्रेणी में कौन नहीं आता। अब आपको मालूम है एनीमिया क्या है, हमने आपको बताया था कि एनीमिया कौन कौन सी कंडीशन में होती है। मतलब हीमोग्लोबिन का जो लेवल है कम हो जाता है ना, तो उसको एनीमिया कहेंगे। फिर आरबीसी की आकृति है वो सिकल के रूप में हो जाती है, इनरेगुलर हो जाती है ना, तो उसको भी अपन एनीमिया कहेंगे। उसके बाद आरबीसी की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन को भी हम एनीमिया कहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बोला नहीं है, कौन से एनीमिया की कंडीशन में नहीं आते। तो देख, लेक ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, ये तो आता है। लेक ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कमी, ये भी आता है। चेंज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी की जो आकृति चेंज होती है वो भी एनीमिया की कंडीशन में आती है। पर जो थैलेसीमिया है ये एनीमिया की कंडीशन में नहीं आता, क्योंकि थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी जो कि माता पिता से बच्चों में आती है। थैलेसीमिया 2 प्रकार की होती है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है विच केमिकल सब्सटेंस कॉज हीमोलाइसिस। अब यहाँ पर बताना है उस रसायन का नाम आपको याद होना चाहिए जिसके कारण हीमोलाइसिस होता है। ठीक है।
तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है, कौन सी दवाई है जिसके कारण व्यक्ति को हीमोलिसिस हो जाता है, मतलब उसकी आरबीसी जो है वो लाइस करने लगती है, नॉर्मल शेप में ना होकर वो टूटने लगती है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन बताई गई है वो मेडिसिन आपको कौन कौन सी होगी। तो देखिए आर्सेनिक मेडिसिन होती है जिसके कारण जो आरबीसी है वो हीमोलाइज होने लगते हैं। एंटी मलेरिया ड्रग्स, जो मलेरिया के लिए जो दी जाती है दवाई है एंटी मलेरिया ड्रग्स, उसमें भी होता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जिसमें भी जो है हीमोलाइसिस होने के चांसेस बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि रक्त शरीर के किस भाग में पोषण तत्वों का अवशोषण करेगा। तो देखिए जब भी बात आती है अवशोषण की, तो देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम ही क्या है, ऑक्सीजन को लेना छोड़ना, रिस्पायरेटरी का। उसके बाद इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, हमारे जो अवशेष होते हैं खाने में जो आते हैं उनका जो अवशेषण करना, इसका काम अलग होता है। इससे 3 प्रकार की इसमें सेल होती है ना, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो इसमें जो बीटा सेल्स है वो किसका निर्माण करती है, वो इंसुलिन का निर्माण करती है। गाल ब्लैडर भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, शरीर में रक्त और पोषण का अवशोषण के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, व्हाट % ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन प्लाज्मा। अब आपको बताना है कि जो ब्लड में कितने प्रतिशत आपका जो प्लाज्मा होता है। तो हमने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे 45% आपका जो होता है सेल और 55% आपका क्या होता है प्लाज्मा। तो यहाँ 55% देखेंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सरल वाले भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिए, क्वेश्चन केवल वाटर कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा इन अबाउट, मतलब प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है। तो देखिए जो भी प्लाज्मा होता है उसमें 90% तक जो है वो जल हमारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी ऑन एवरेज, मतलब मानव शरीर में औसत कितने लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि मानव शरीर में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिए गए 5 से 6 लीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी सरल आते हैं, तो हमको ध्यान से करना है, ऑप्शन को देख के करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफी दफा एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द % ऑफ कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू, मतलब कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किसमें परिवर्तित कर देता है, तो एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स मूव थ्रूआउट ब्लड वेसल्स वॉल टू रीच इन्फेक्शन टिश्यूज। यहाँ पर क्या बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे जिसके द्वारा श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्तवाहिनी की दीवार से होकर संक्रमित टिश्यू तक पहुँचती है। मतलब कि वो वाहिनी आपको बताना है जो कि संक्रमित टिश्यू तक आपकी पहुंच रही है, आपकी WBC। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है कीमोटॉक्सिस। क्या हो जाता है, कीमोटैक्सिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, विच वन इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द RBC, मतलब RBC का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा होगा, यहाँ पर आपको बताना है। फैक्टर 5, एमाइलेज, कैल्शियम या फिर हीमोग्लोबिन। तो आप सभी को मालूम है RBC का इंपॉर्टेंट घटक क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन। जिसमें कैल्शियम क्या काम करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और साथ में ब्लड का क्लॉट बनने में रोकता है। ठीक है, तो ट्राइसोडियम साइट्रेट आपको मालूम है एक एंटीकोगुलेंट की तरह आप इसको यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला, ईडीटी ट्यूब से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला, ईडीटी टिपिकली प्रिजर्व्ड सेलुलर मॉर्फोलॉजी फॉर, यहाँ पर बताना है कि ईडीटी में जो आपका ब्लड है, तो ब्लड आपका है तो वो जो WBC RBC है उनको कितने दिनों तक या कितने घंटों तक उनकी जो आकृति है वो आकृति मॉर्फोलॉजी उनकी जो सेम है वो बनाए रखने का काम करती है। तो देखिए ईडीटी वायल जो है उसमें एंटीकोगुलेंट जो आपका मिला होता है वो जो ब्लड में जो सेल्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व वो 2 से 3 घंटे तक ही करता है।
ठीक है। और ब्लड को प्रिजर्वेशन करने की बात आती है तो ब्लड को वो 1 दिन यानी 24 घंटे तक प्रिजर्व करके रख सकता है। और बात मार्फोलॉजी की आती है तो 2 से 3 घंटे तक WBC RBC प्लेटलेट की जो सेल है उनको संरक्षित करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जेनाइटल डिसीज। यहाँ पर बताना है कि कॉन्जेनाइटल डिसीज मतलब जन्मजात रोग कौन सा है, जेनेटिक रोग आपका कौन सा है, जो बीमारी जो जन्म के साथ ही आपको मिल रही है, जन्मजात बीमारी जिसको बोलते हैं विरासत बीमारी, तो कौन कौन सी है। तो मलेरिया है, टाइफाइड है, सिकल सेल एनीमिया है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा मलेरिया तो आपको किससे काटने से होती है, मादा एनोफिलिस मॉस्किटो से, है ना। टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड वाटर आप इंटेक्ट कर रहे हैं उससे होता है। पर सिकल सेल एनीमिया जो आपका है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक जेनेटिकल ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि डीएनए में म्यूटेशन मतलब खराबी के कारण बीमारी उत्पन्न होती है, वो सिकल सेल एनीमिया की होती है। सिकल सेल एनीमिया की बात ध्यान रखने वाली इसीलिए क्योंकि एग्जाम में ग्रुप 5 में इसके जो क्वेश्चन है काफ़ी हर एग्जामों में एक ना एक क्वेश्चन सिकल सेल से पूछा जाता है। अब सिकल सेल में सिकल नॉर्मल आरबीसी गोलाकार डिस्क शेप की होती है, पर सिकल सेल में इसकी जो आकृति है अर्धचंद्राकार या फिर हाशिया के आकार की हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एक्टिव पार्टिया थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम द कंट्रोल प्लाज्मा शुड क्लॉट बिटवीन। यहाँ पर सिंपल सा पूछ लिया है, एपीटीटी की जो नॉर्मल रेंज है वो आपको पूछ लिया। सक्रिय आंशिक प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन समय पर नियंत्रित प्लाज्मा के बीच थक्का बना लेती है, तो जो कंट्रोल होती है वो कब तक थक्का बना लेती है। इसका मतलब यही है कि जो नॉर्मल रेंज उसकी कितनी होनी चाहिए। तो आप सभी को मालूम है कि जो एपीटीटी है एक्टिवेटेड पार्टिया थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, 30 से 40 सेकेंड का होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमको जो है याद रखने होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंटीग्लोबुलिन टेक्निक इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा एग्जामों में पूछते हैं और आपके एग्जाम में आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर बताना है कि जो एंटीग्लोबुलिन तकनीक का उपयोग करके आप किस प्रकार के एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, बाइलेवेंट। तो सभी हमारे जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएंगे क्योंकि एंटीग्लोबुलिन तकनीक का उपयोग करके अपन इनकम्प्लीट, कंप्लीट और बायोलेंट एंटीबॉडी का पता अपन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जामों में काफ़ी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फुल नेम ऑफ सीपीडीए। अब जो सीपीडीए है उनको फुल नेम आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीपीडीए होता क्या है। सीपीडीए एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड बैंक में यूज होता है। सीपीडी एंटीकोगुलेंट में जो आपका ब्लड रहता है तो वो 35 दिन तक जो ब्लड है वो प्रिजर्व आपका रह सकता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोट एडेनिन। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोट एडेनिन, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एडेनिन होता है। अगला साइट्रेट नहीं है, अगला ही सीटी आ गया तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोट एडेनिन, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर देयर। मतलब ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं RH टाइप के साथ। तो जो ब्लड ग्रुप है हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, A, B, O और AB। कितने हो गए, 1 2 3 4, साथ में इनका नेगेटिव, तो कितने होगा टोटल 8 ब्लड ग्रुप। तो ऐसे क्वेश्चन भी है जो सरल होते हैं पर कई दफ़ा बच्चों से बिगड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन के हमको ध्यान से देखना है, समझना है और हल करना है। अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, विच टेस्ट इज डन फॉर द एंटीबॉडी देन अटैक RBC सेल। मतलब लाल रक्त कोशिका पर हमला करने वाले एंटीबॉडी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कर रहे हैं उनके लिए अपन सिंपल सा टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट का नाम है कुम्भ टेस्ट। ठीक है, चलिए कुम्भ टेस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, विच टेस्ट इज पॉजिटिव इन हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न एंड द ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। यहाँ पर बताना है कि एक बच्चा है, नवजात शिशु में हीमोलाइटिक रोग और ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का कौन सा परीक्षण सकारात्मक
होता है। मतलब कि बच्चा है गर्भ में माँ के, अब माँ के गर्भ में बच्चों के जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है, वो लाइस होने लगे तो उसके लिए अपन इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट से जो आरबीसी है माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उनकी आरबीसी टूटने लगती है, तो उसके लिए अपन इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट जो है वो करते हैं माँ का ब्लड लेके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्ट ऑफ द एंटीजन ऑफ विच ब्लड ग्रुप सिस्टम। यहाँ पर बताना है कि इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट किस ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमको ध्यान देने चाहिए। ये आपने जो कैड देखा, ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, क्योंकि 80 प्रकार के जो आपके हैं RH एंटी जन RH ग्रुप के जो सिस्टम होते हैं वो 80 हमारे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, RHD RHIG। आपने सुना होंगे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के बारे में आपने सुना, पर RH जो है RH फैक्टर ये 80 प्रकार के हमारे होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, RHD और RHIG देकर एंटीबॉडी का उत्पादन रोक दिया जाता है नकारात्मक माँ डिलीवरी के कुछ घंटे के भीतर। देखिए क्योंकि कुछ RH एंटीबॉडी हैं ये नुकसान भी बच्चों को करते हैं जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव के रिएक्शन हो जाते हैं तो जो सेल्स है WBC RBC प्लेटेड वो ऑटोलाइसिस टूटना चालू कर देते हैं। तो एक ऐसा इंजेक्शन आता है उनमें एंटीबॉडी का उत्पादन कितने घंटों में अब दिए जाए डिलीवरी के पहले तो वो ठीक हो जाता है। देखिए 72 घंटे के भीतर अगर वो इंजेक्शन लग गया डिलीवरी के पहले तो जो बच्चा है वो स्वस्थ हमारा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। तो हमने पहली क्लास में बताया था कि जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो कितना होता है 25 mmHg। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा 25 mmHg, ये आपका दिया गया है। साथ ही ग्रेविटी हमने आपको बताया था कि ब्लड की ग्रेविटी कितनी होती है 1.050। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच सेल ऑफ WBC फाइट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। तो आपको बताना है कि जो WBC का कौन सा जो सेल है वो एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में लड़ता है, भाग लेता है। तो कौन सा सेल होगा, वो होगा आपका यूसिनोफिल। यूसिनोफिल हमेशा एलर्जी की कंडीशन में, साथ ही कोई पैरासाइट इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भाग लेता है, वहाँ पर अपना मारता है सेल्स को, इन्फेक्टेंट सेल को। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज पूछ लिया आपको रेटिकुलोसाइट काउंट का। तो रेटिकुलोसाइट सभी लोगों को मालूम है, जिनको नहीं मालूम तो रेटिकुलोसाइट एक इनमैच्योर सेल होती है आरबीसी की। आरबीसी बनने की जो पहली की क्रिया होती है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट की माइक्रोन में बात की जाए तो 8 माइक्रोन का जो आपका रेटिकुलोसाइट का डायमीटर होता है। रेटिकुलोसाइट के लिए सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज 0.5 से 2.5, मतलब 0.5 से 2.5 तक इसकी जो नॉर्मल रेंज आपकी परसेंटेज में होती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला कि द नॉर्मल रेंज ऑफ द पैक्ड सेल वैल्यू, मतलब पीसीवी की नॉर्मल रेंज आपको पूछ लिया है। तो पीसीवी की जो नॉर्मल रेंज है अलग अलग किताबों में, अलग अलग बुकों में और कुछ गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी वेरिएशन इसके आपको देखे जाते हैं। पर अगर आप मोटा मोटा याद रखें तो 40 से 50% अपन पीसीवी की जो है वो नॉर्मल रेंज के कैटेगरी में इसको रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अपन देखेंगे, पहला ऑप्शन तो यहाँ 30 तक ही दिया गया, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ये 25 तक लास्ट है, ये 65 ज़्यादा ही हो गया। पर ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये 40 से 50 के बीच में हमको ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई बार क्या है अलग अलग किताबों में वेरिएशन आपको देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस सीन हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन में ये होगा। इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस मतलब कि हीमोलाइसिस तो आपको मालूम है कि आरबीसी का टूटना। इंट्रावस्कुलर अगर ये हो रहा है तो कौन सी कंडीशन में होगा। तो देखिए सिकल सेल की कंडीशन में भी जो आरबीसी की आकृति गोलाकार ना होकर के अर्धचंद्राकार में होगी, तो ये शरीर के बाहर थोड़ी टूटेगा, ये भी इंट्रावस्कुलर ही टूटेगा। तो ऑप्शन सिकल सेल भी हो जाएगा। G6PD की डेफिशिएंसी में भी जो आरबीसी की टूटने की क्षमता ज्ञात की जाती है, तो G6PD की डेफिशिएंसी होती है तब भी आरबीसी लाइस होता है। ठीक है, और हीमोफीलिया बी में आपकी आरबीसी लाइस नहीं होती पर ब्लड का फ्लो इसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हम देखेंगे, 1 और 2 हमारा कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया 1 और 2। साथ ही हीमोफीलिया की बात की जाए तो हीमोफीलिया है ये आपका रॉयल डिसीज के नाम से भी आपके हीमोफीलिया को जाना जाता है, हीमोफीलिया बी को, क्योंकि हीमोफीलिया बी जो है
ये ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया को एक बार हुआ था, वहीं से इसको हीमोफीलिया बी की जो बीमारी है इसको रॉयल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन बीटा थैलेसीमिया विच हीमोग्लोबिन इज इंक्रीज। तो हमने आपको बताया था कि जो थैलेसीमिया है ये कैसी बीमारी है, थैलेसीमिया एक जेनेटिकल बीमारी है जो कि अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी है तो थैलेसीमिया भी दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको बताया था, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। तो जो बीटा थैलेसीमिया होता है ये जब फीटल हीमोग्लोबिन, हमने आपको बताया था कि फीटल हीमोग्लोबिन कौन सी होती है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन कौन सी होती है ना। तो जब फीटल हीमोग्लोबिन HbF की मात्रा बढ़ जाती है तो बीटा थैलेसीमिया HbF की जो मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो किसी व्यक्ति को बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी परीक्षण में हीमोग्लोबिन 775 nm पर एक मज्जा बैंड और 740 nm पर एक व्यापक बैंड दिखाता है। तो ये जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को रटने की जरूरत होते हैं, कई क्वेश्चन जो है पल्ले नहीं पड़ते। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्लड वेसल्स आर इंटरनली लिंक बाय द सिंगल लेयर ऑफ, मतलब रक्त वाहिनी आंतरिक रूप से एक परत से क्रमबद्ध होते हैं, उन परत को क्या कहेंगे। तो ऐसे परत को हम बोलते हैं इपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं, इपिथेलियल सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लेटलेट द्वारा उत्पादित पदार्थ, जो आपका प्लेटलेट है उसके द्वारा जो पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, तो प्लेटलेट के आसंजन और एकत्रीकरण को बढ़ावा देता है, वो कहलाता है। तो वो जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो आपके प्लेटलेट द्वारा उत्पादित पदार्थ जो प्लेटलेट के आसंजन और एकत्रीकरण को बढ़ावा देता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगाना है और आगे बढ़ जाना है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर आता है कि प्लेटलेट द्वारा उत्पादित पदार्थ जो कुछ जमावट कारकों के सक्रियता के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो कहलाते हैं आपके कोलेजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आज पूछ लिया है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइब्रिनोजन। अब ऐसे क्वेश्चन जो है कठिन वाले आपके एग्जामों में आते हैं, सरल क्वेश्चनों का चलन अब चले गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो फाइब्रिनोजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो फाइब्रिनोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 3,40,000 डाल्टन होता है। कितना होता है, 3,40,000 डाल्टन। तो अपने को याद रखना है फाइब्रिनोजन का 3,40,000 डाल्टन। अब अगला यहाँ पर फाइब्रिनोजन का लाइफ स्पेन आपका पूछ लिया कि कितना होता है हाफ लाइफ। तो फाइब्रिनोजन का जो हाफ लाइफ होता है वो 3 से 4 दिन का होता है। कितना, 3 से 4 दिन। चलिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द प्लाज्मा फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन की नॉर्मल रेंज आपको पूछती है तो वो आपको बताना है। तो इसका जो प्लाज्मा फाइब्रिनोजन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 400 मिलीग्राम पर DL होता है। तो ऐसे चीज़ें हैं आपको याद रखना है। सरल क्वेश्चन तो हर कोई याद कर लेता है, पर कठिन क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया प्रोथ्रोम्बिन का। प्रोथ्रोम्बिन की कितनी होगी मॉलिक्यूलर वेट, ये होगा 69,000, मतलब कि 69,000 डाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इज अबाउट, मतलब प्रोथ्रोम्बिन की सांद्रता के बारे में जो कथन है वो सत्य है। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो यहाँ कितनी होती है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, कई बार क्वेश्चन सरल भी मिलते हैं, कई बार कठिन भी मिलते हैं। तो कठिन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखने, क्योंकि सरल आपसे भी बन रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर से भी बन रहे हैं, पर जो सिलेक्शन दिलाएगा आपको कठिन क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते, एक दो क्वेश्चन कठिन लगा स्किप करके दूसरी चीज़ें रील्स देखते। तो ऐसे में हमारा काम नहीं बनने वाला। हमारा नारा जो है अब की बार लैब टेक्नीशियन पार, तो हम पार ही नहीं हो पाएंगे लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार से हरकतें हमारी रहेगी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ द न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का जो है नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 6 से 10 दिन, ठीक है। अब आपको WBC की जो मोनोसाइट होती है उसकी नॉर्मल रेंज आपको बतानी है कमेंट्स बॉक्स में कि मोनोसाइट की जो नॉर्मल रेंज
कितनी होती है। अगला एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कीनोनोजन, जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। कीनोनोजन क्लॉटिंग कारक, कीनोनोजन या उच्च आणविक भार के साथ एक कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रसारित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो आपने जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर पढ़े हैं उसी में से इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा स्टुअर्ट पावर्ड फैक्टर, इसका जो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ब्लीडिंग डिसऑर्डर ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। मतलब यहाँ बताना है कि फैक्टर 9 की कमी से होने वाले रक्तस्राव, कौन सा जो रक्तस्राव आपके फैक्टर 9 से उत्पादित होते हैं। तो हमने आपको बताया था हीमोफीलिया जो बी है ये फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है, और हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर नंबर 8 के कारण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया होने पर किसी व्यक्ति में जो ब्लड आसानी से नहीं रुकता, ब्लड जो है वो बहते ही रहता है। हीमोफीलिया अब बी को हमने बताया था कि इसे रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो बाल रोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो ग्रसित हैं, उनको अगर रक्तदान करना है, उनको जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना है, तो कौन सा एंटीकोगुलेंट आप यूज़ करेंगे तो बेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो हेपेरिन है ये अगर यूज़ करेंगे तो बेस्ट होगा। किसको, जब बेबी को है, कोई बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट का उपयोग करेंगे तो वो बेस्ट आपका माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि विटामिन के की कमी हो जाती है ना। विटामिन के की कमी से स्कंदन मतलब क्लॉट कारण के संश्लेषण में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए विटामिन के की कमी होती है, संश्लेषण नहीं हो पाता, तो फैक्टर हमारे तीनों जो है इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया पैरासाइट सर्वाइव फॉर अबाउट वीक एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब मलेरिया पैरासाइट को हमने 4 डिग्री सेल्सियस में रख दिया तो कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक वो सर्वाइव हो जाएंगे। वो 10 हफ्ते तक होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 12 हफ्ते तक होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 8 हफ्ते तक होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मलेरिया पैरासाइट लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक तक जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है बाय व्हाट नेम कैन प्लेटलेट बी नाउ। मतलब प्लेटलेट को किन किन नामों से जाना जा सकता है। तो प्लेटलेट को आप मेगाकैरियोसाइट से के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के भी नाम से जानते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बूथ। तो इसी के साथ हमारा आज 500 MCQs जो हमने डिसाइड किया था कि हेमेटोलॉजी के 500 MCQs करेंगे, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछते हैं, तो वो MCQs जो आज हमारे पूरे कवर हो चुके हैं। अब कल से अपन हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में भी उसके ही MCQs लगाएंगे इसी प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं।